दोस्तों, चलिए देखते हैं आरबीडी पब्लिकेशन का खान सर का जो बुक है पॉकेट जीके समान ज्ञान। इसका हम लोग विश्व के भूगोल के चैप्टर नंबर 20 देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्या है? वायुमंडल है। वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है वायुमंडल। ठीक है, इसमें मनुष्य एवं जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक गैसों जैसे ऑक्सीजन और पौधों के जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायुविज्ञान और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहते हैं। वायुमंडल में भारी गैसें निचले भाग पर तथा हल्की गैसें ऊपरी भाग पर पाई जाती है। वायुमंडल में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण गैस के बारे में सुनते हैं। यानी नाइट्रोजन पाया जाता है 78.8%, आर्गन पाया जाता है 0.93%, नियोन पाया जाता है 0.002% पाया जाता है, हीलियम पाया जाता है 0.005%, हाइड्रोजन पाया जाता है 0.405 पाया जाता है, ऑक्सीजन है 20.95% पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है, क्रिप्टॉन 0.001 पाया जाता है, जेनॉन जो है 0.409 पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है वायुमंडल में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण गैस से पाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण गैस। ठीक है, नाइट्रोजन N2 यानी इस गैस की प्रतिशत मात्र 78% है। ठीक है, जो कि सभी से अधिक है। यह गैस रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। इस गैस की खोज सन 1973 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने की है। जब इस गैस की खोज हुई तब इसका नाम एजोड था। क्या था? एजोड था। नाइट्रोजन गैस का पहला नाम क्या था? एजोड था। फिर इसे बदलकर सन 1790 में नाइट्रोजन कर दिया गया था। नाइट्रोजन के कारण ही हमारे शरीर में न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए बनता है। नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है। यह वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन न होती तो आग पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता। अब है ऑक्सीजन O2। ऑक्सीजन रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होती है। इसका रासायनिक सूत्र O2 होता है। इसे प्राण वायु कहते हैं क्योंकि यह सभी जीवों और मनुष्यों के लिए बहुत आवश्यक होती है। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते हैं, अतः ऑक्सीजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अब यह गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, परंतु 16 किलोमीटर के ऊपर इसकी मात्रा बहुत कम होती है तथा 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर बिल्कुल शून्य हो जाती है। ऑक्सीजन की विशिष्ट ताप 15 डिग्री सेंटीग्रेड तथा स्थिर आयतन से विशिष्ट ताप से उसका अनुपात 1.401 है। अब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रंगहीन, गंधहीन गैसें हैं। यह जल में विलेय है तथा जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अतः अम्लीय प्रकृति की है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने एवं ग्लोबल वार्मिंग हरितगृह प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी है। नोट में है भूपृष्ठ से परावर्तित और रक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यह वायुमंडल की सबसे भारी गैस है जो इसी मंडल में होती है। यह वायु की अपेक्षा 1.5 गुना भारी है। यह विषैली नहीं है। इसे कम ताप एवं उचित दाब पर संपीड़ित करके द्रव रूप में बदला जा सकता है। इसका विस्तार 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। वायुमंडल में इसकी मात्रा 0.04% है। अब है ओजोन। क्या है? ओजोन। अब है ओजोन। ऑक्सीजन एक अपरूप है, यानी ओजोन का ऑक्सीजन एक अपरूप है। यह वायुमंडल में बहुत ही अल्प मात्रा में पाई जाती है। समुद्र तल से लगभग 15 से 55 किलोमीटर ऊपर ओजोन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों, अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को बचाती है। फ्रिज, एयर कंडीशनर आदि से निकलने वाली
क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ओजोन परत की क्षरण करती है। CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन ओजोन परत में क्षरण के लिए उत्तरदायी है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई नापते हुए डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। अब है जलवाष्प। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0.4% तक होती है। जलवाष्प की सर्वाधिक मात्रा भूमध्य रेखा के आसपास और न्यूनतम मात्रा ध्रुवों के आसपास होती है। भूमि से 5 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर वायुमंडल में समस्त जलवाष्प का 90% भाग होता है तथा जलवाष्प सभी प्रकार के सघन एवं वर्षण संबंधी मौसम संबंधी परिघटनाओं के लिए जिम्मेदार होती है। इस संघनन होने के कारण बादल, वर्षा, कोहरा और तुषार, हिम आदि का निर्माण होता है। अब इस प्रकार जलवाष्प वायुमंडल परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब धूलकण, राख, नमक के कण, महीन मिट्टी, धुएं, पराग, उल्काओं के टूटे हुए कणों के सामूहिक धूलकण कहा जाता है। यह वायुमंडल के निचले भाग में पाया जाता है, परंतु सामान्य वायु प्रवाह के साथ कभी कभी यह वायुमंडल की ऊपरी परत तक भी पहुंच जाते हैं। यह आर्द्रता ग्रहण करने में सक्षम होता है और मेघों के निर्माण में सहायक होता है। आकाश का नीला रंग इन्हीं के कारण दिखाई पड़ता है। अब वायुमंडलीय संरचना के बारे में आते हैं। वायुमंडल की निम्न परतों में बांटा गया है। क्षोभमंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभमंडल कहते हैं। क्षोभमंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होता है। क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा को ट्रोपोपॉज कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में इसके विस्तार की ऊंचाई में वृद्धि और शीत ऋतु में कमी पाई जाती है। अब मौसम की प्राय सभी घटनाएं जिन्हें बादल, ओला, कोहरा, तुषार, मेघगर्जन, तूफान, विद्युत आदि इसी मंडल में होती है। इस मंडल को संवहन मंडल कहते हैं क्योंकि इस संवहन की धारा इसी मंडल में की सीमा तक सीमित होती है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। अब समस्त वायुमंडल के भार का 75% क्षोभ मंडल में अवस्थित है। इस मंडल को परिवर्तन मंडल कहा जाता है क्योंकि इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान, जलवाष्प, एरोसोल एवं गैसों का अनुपात एवं परिवर्तन होता जाता है। इस मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है। यहाँ वायु में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% होती है। अब है समताप मंडल। समताप मंडल का विस्तार 1850 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इस मंडल की खोज तथा अध्ययन सर्वप्रथम टीरेंस डी बोट द्वारा 1902 में किया गया। समताप मंडल बहुत ही शुष्क और यहाँ की वायु में जलवाष्प बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। अब इस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषण कर जीवों की रक्षा करती है। यह परत मानव जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक होती है। इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है क्योंकि यह मौसमी घटनाओं जैसे आंधी, तूफान, बिजली, जलवाष्प आदि से मुक्त मंडल समताप मंडल की ऊपरी सीमा को स्ट्रेटोपोज कहते हैं। अब है ओजोन मंडल। धरातल से 55 किलोमीटर के मध्य ओजोन मंडल है। वर्तमान में ओजोन क्षरण की समस्या के निवारण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एवं अन्य उपायों के जरिए ओजोन क्षरण पदार्थों का कड़ाई से रोक लगाई जा रही है। प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैसें क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है। यह एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। अब ओजोन परत की मोटाई नापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। अब मध्य मंडल में मेसोस्फीयर यानी समताप मंडल के ठीक
ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक मध्यमंडल का विस्तार है। बढ़ती ऊंचाई के साथ मध्यमंडल में तापमान में कमी आने लगती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर यह 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाती है। अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इसी मंडल में आकर जल जाते हैं। इसी ऊपरी सीमा को मेसोपॉज कहते हैं। इससे वायु दाब बहुत तेज गति से कम होता है, जो 50 किलोमीटर की ऊंचाई अर्थात स्ट्रेटोपॉज पर 1.0 मिलीबार तथा मेसोपॉज 80 किलोमीटर यानी 0.01 मिलीबार होता है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मेसोस्फीयर तथा सबसे गर्म परत थर्मोस्फीयर है। अब है आयनमंडल। आयनोस्फीयर को देखते हैं। आयनमंडल, आयनमंडल, आयनोस्फीयर, इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है। यह इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना है। आयनमंडल में विद्युत आवेश कण होते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। कण रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परिवर्तित करते हैं। इस परत के कारण रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन एवं रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। इस मंडल की महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार उत्तरी ध्रुव प्रकाश ऑरोरा बोरेलिक तथा दक्षिणी ध्रुव प्रकाश ऑरोरा ऑस्ट्रेलिया की होने वाली घटनाएं हैं। अब वास्तव में ऑरोरा ब्रह्मांडीय चमकते प्रकाश होते हैं जिनका निर्माण चुंबकीय तूफान के कारण सूर्य की सतह से विसर्जित इलेक्ट्रॉनिक तरंगों के कारण होता है। अब वायुमंडल 640 किलोमीटर से ऊपर से भाग को वायुमंडल कहा जाता है। इस मंडल की कोई सीमा नहीं है। संचार उपग्रह भौस्थितिक कक्षा में विषुवत रेखा से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। हल्की गैसें हीलियम और हाइड्रोजन अंतरिक्ष में इसी परत में तैरती रहती है। अब हेट्रोस्फीयर, यह पृथ्वी के वायुमंडल का ऊपरी हिस्सा है जिसमें गैसों के उनके आणविक भार के अनुसार विभाजित किया जाता है। यह होमोस्फीयर के ऊपर स्थित है जहां रासायनिक घटक अच्छी तरह मिश्रण होते हैं। औसत लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर हेट्रोस्फीयर शुरू होता है। इससे हाइड्रोजन गैस की आवधिकता होती है। जैसे सबसे नीचे होता है क्षोभमंडल, ट्रोपोपाज, समतापमंडल, स्ट्रेटोपाज, मध्यमंडल, मेसोपाज, तापमंडल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब सूर्यताप एवं तापमान। वायुमंडल तथा पृथ्वी की सतह पर की ऊष्मा का प्रधान स्रोत सूर्य है। सौरिक ऊर्जा को ही सूर्यताप कहा जाता है। वायुमंडल की बाहरी सीमा पर सूर्य के प्रति मिनट प्रति वेग सेंटीमीटर यानी 1.94 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत सूर्य का आंतरिक भाग है जिसमें अत्यधिक दबाव एवं उच्च तापमान का नाभिकीय संलयन के कारण हाइड्रोजन का हीलियम के रूप में रूपांतरण होता है, जिस कारण ऊष्मा का जनन होता है। सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन पृथ्वी के गोलाकार रूप एवं अक्षीय झुकाव के कारण सूर्य की किरणें सर्वत्र समान कोण पर नहीं पड़ती है। सूर्य की तिरछी किरणों द्वारा शारीरिक ऊर्जा का क्षय सीधी लंबवत किरणों की अपेक्षा अधिक होने से सूर्यताप कम ताप प्राप्त होता है। सूर्य से प्रकाश की अवधि जितनी अधिक होगी सूर्यताप की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। धरातल पर प्राप्त सूर्यताप की मात्रा उष्णकटिबंधीय 320 वाट प्रति वर्ग मीटर से लेकर ध्रुवों पर 70 वाट प्रति वर्ग मीटर की भिन्नता पाई जाती है। नोट में सबसे अधिक सूर्यताप उपोष्ण कटिबंध मरुस्थलों पर प्राप्त होता है क्योंकि यहाँ मेघाच्छादन बहुत कम पाया जाता है। अब सौर कलंकों की संख्या में वृद्धि होती है अर्थात सौर कलंक क्रिया बढ़ती है तो सूर्य से विकिरण तरंगों की पृथ्वी
की सतह तक पहुंचने के लिए पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ता है। अब किसी भी वस्तु के सतह पर पहुंचने वाले सूर्यताप के जितने भाग का परिवर्तन हो जाता है उसे एल्बिडो कहते हैं। पृथ्वी का ऊष्मा बजट यानी पृथ्वी पर औसत तापमान लगभग एक समान रहता है। यह सूर्यताप और भौतिक विकिरण में संतुलन के कारण संभव होता है। अब सूर्यताप और भौतिक विकिरण के मध्य संतुलन को ही पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहते हैं। अब सूर्य से आने वाली प्रकाश का एक बहुत ही छोटा भाग पृथ्वी के प्राप्त होता है। यदि पृथ्वी को प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा को 100 इकाई मान लिया जाए तो इसमें से पृथ्वी को प्राप्त विकिरण 100 इकाई यानी मात्रा होगा। बादलों द्वारा परिवर्तित 27 इकाई हो जाएगी। हिमटोपियो द्वारा परिवर्तित 2 इकाई हो जाएगी। वायुमंडल में धूल कणों द्वारा परिवर्तित 6 इकाई हो जाएगी। वायुमंडल द्वारा अवशोषित 14 इकाई हो जाएगी। पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित 51 इकाई हो जाएगी। कुल हो जाएगा 100 इकाई हो जाएगा। अब पृथ्वी की सतह धरातल द्वारा अवशोषित 51 इकाई को पृथ्वी के पुनः लौटा देती है। इसमें से 34 इकाई वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, जिससे वह धीरे धीरे अंतरिक्ष में छोड़ता रहता है और 17 इकाई पार्थिव विकिरण के रूप में सीधे अंतरिक्ष में चली जाती है। वायुमंडल भी अंततः अपने द्वारा अवशोषित 14 इकाई को अंतरिक्ष में छोड़ देती है। अब वायुमंडल ठंडा एवं गर्म निम्न घटनाओं के कारण होता है। चालन: जब असमान ताप वाली दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती है तो अधिक तापमान वाली वस्तुओं से कम तापमान वाली वस्तुओं की ओर ऊष्मा प्रवाहित होती है। अब वायु ऊष्मा की कुचालक है, अतः चालन प्रक्रिया वायुमंडल को गर्म करने के लिए कम महत्वपूर्ण है, परंतु वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने में चालन महत्वपूर्ण है। अब आते हैं विकिरण के बारे में जानते हैं। विकिरण ऊष्मा संचरण की वह विधि, विकिरण यानी ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। इस विधि में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और यह विधि ऊष्मा संचरण की सबसे तेज विधि है। उदाहरण स्वरूप सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणों से पृथ्वी तथा उसके वायुमंडल का गर्म होना। अब सौर विकिरण लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी पर पहुंचती है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड के समान कार्य करने लगती है और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। यह दीर्घ तरंगें वायुमंडल के नीचे से गर्म करने लगती है। इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहते हैं। इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण दीर्घ तरंगों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, न कि सीधे और विकिरण से। विकिरण प्रकाश के वेग से गति करती है तथा ये प्रकाश के हर गुणों को दर्शाती है, जैसे परावर्तन, अपवर्तन आदि। जब विकिरण किसी वस्तु से टकराती है तो विकिरण का कुछ भाग वस्तु द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, अर्थात ऊष्मा का कुछ भाग अवशोषित हो जाता है, कुछ भाग संचरित हो जाता है। अब संवहन वायुमंडल के लंबवत तापन की प्रक्रिया संवहन कहलाती है। इस विधि में पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है और वायुमंडल में ताप का संचरण करती है। जब वायुमंडल की निचली परत भौतिक विकिरण अथवा संचालन से गर्म हो जाती है तो उसकी वायु फैलती है, जिससे उसका घनत्व कम हो जाता है। वह कम घनत्व वाली वायु हल्की हो जाती है तथा ऊपर उठने वाली ऊपर की ओर ठंडी एवं भारी वायु का स्थान लेने के लिए नीचे आती है तथा कुछ देर बाद वह भी गर्म हो जाती है। इस प्रकार संवहन प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल क्रमशः नीचे से ऊपर गर्म होता रहता है। अब नोट: वायुमंडल में संवहन द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण केवल क्षोभमंडल तक सीमित होता है। संवहन द्वारा ऊर्जा का संचरण केवल गैसीय एवं तरल पदार्थों में होता है। अब अभिवहन वायु के क्षैतिज संचलन से
होने वाली ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। लंबवत संचलन की अपेक्षा वायु क्षैतिज संचलन सापेक्षिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होता है। अभिवहन के कारण ही गर्म वायु राशियाँ जब ठंडे इलाकों में जाती है तो उन्हें गर्म कर देती है। इससे ऊष्मा का संचार निम्न अक्षांश क्षेत्रों से उच्च अक्षांश क्षेत्रों तक होता है। वायु द्वारा संचालित समुद्री धाराएं भी कटिबंध से ध्रुवीय क्षेत्रों में ऊष्मा का स्थानांतरण करती है। अब है प्रावेशिक सौरभिक विकिरण की मात्रा, जो कि 100% होती है। अब है प्राकिरण तथा परिवर्तन द्वारा सौरभिक विकिरण। बादलों से परिवर्तित 27%, धरातल से परिवर्तित 0.2%, शून्य में वायुमंडल द्वारा परिकिरण 0.6% यानी 35% होता है। अब है शेष सौरभिक विकिरण की मात्रा। पृथ्वी का ऊष्मा बजट प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त 34%, विसरित दीवा प्रकाश से स्रोत 17% यानी 51% होगा। वायुमंडल का ऊष्मा बजट प्रवेश सौरभिक विकिरण पर या प्रत्यक्ष अवशोषण 14% यानी 65% होगा। बाहिरगामी पार्थिव विकिरण द्वारा योग प्राप्त 34% यानी 100% होता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे वायुमंडलीय दाब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।